आज के इस वीडियो में हम लोग लुसेंट सीरीज के पार्ट 2 देखने वाले हैं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को शुरू करने वाले हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलू, इन सब के विस्तार से देखने वाले हैं। इस टॉपिक में जो भी अन्य बातें उपयोगी होगी उन सब की चर्चा किया जाएगा। इससे पहले आप लोग को 1857 की क्रांति के एक विस्तृत वीडियो दिया जा चुका है जिसमें एक्स्ट्रा बातें और जो भी ट्रिक हो सकता है उन सबको अच्छा से बताया गया है। और इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को शुरू करेंगे और इसी तरीक़ा से लुसेंट के जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी को खंडवार तरीके से विश्लेषण करके आपको दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था के तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे दो शब्द है, एक है अर्थव्यवस्था और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेगा तो मिश्रित है, साम्यवादी है, स्वतंत्र है, पूंजीवादी है। तो जितने भी ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन के बारे में भी कुछ न कुछ बातें बताने के हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बात को डिटेल से बताया जाए, लेकिन जो मुख्य बातें होगी उन सब की जरूर चर्चा की जाएगी। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मनुष्य के द्वारा किए गए सभी प्रकार के क्रियाकलापों के जो योग होता है उसे हम लोग अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। हालांकि अर्थव्यवस्था को बहुत सारे विद्वान अधूरा शब्द मानते हैं और जब अर्थव्यवस्था के आगे किसी देश के नाम जोड़ते हैं तब एक पूर्ण शब्द मिलता है। जैसे भारत के नाम अगर जोड़ देंगे अर्थव्यवस्था के आगे तो हो जाएगा भारत की अर्थव्यवस्था। चीन का नाम जोड़ देंगे तो चीन की अर्थव्यवस्था। अमेरिका का नाम जोड़ देंगे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था से पहले हम लोग किसी देश का नाम जोड़ते हैं तब जाके वह पूर्ण शब्द बनता है। नहीं तो आप कह सकते हैं कि मनुष्य के द्वारा किए गए सभी प्रकार के क्रियाकलापों के योग को अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे लोग खेतीबाड़ी करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, सेवा देते हैं, उन सभी को जोड़ दिया जाएगा तो उसे हम लोग अर्थव्यवस्था का नाम दे देंगे। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है भारत में जो भी संसाधन है, देश में जो भी संसाधन है उस सभी संसाधनों पर सरकार के भी अधिकार होगा और किसी निजी व्यक्ति का भी अधिकार होगा। जैसे भारत में स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बस हो गया, बैंक हो गया, ये सरकारी भी है और निजी भी है। बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था होता है जिसमें देश के संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होगा, यानी कि निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे आप अमेरिका को देखते हैं, कनाडा को देखते हैं, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, ये सभी देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश है। तो वहाँ पर संसाधन पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे मान लेते हैं कि वहाँ के बैंक हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। वहाँ पर सरकार का अधिकार न होकर के निजी व्यक्ति का अधिकार होगा। जबकि साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस अर्थव्यवस्था वाले देश में देश के संसाधन पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार उस संसाधन का प्रयोग अपने देश के जनता के लिए करते हैं। तो आप लोग एक दो एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे पूंजीवादी की बात करें तो यूएसए यानी कि अमेरिका पूंजीवादी देश है, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ये पूंजीवादी देश है, फिर लिख सकते हैं फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सभी पूंजीवादी देश है। साम्यवादी की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा उदाहरण होगा रूस। रूस साम्यवादी देश है। इसके साथ साथ बात करें तो चीन साम्यवादी हो गया, वियतनाम, उत्तरी कोरिया, क्यूबा ये सभी साम्यवादी होगा। बाकी इन सब के अलावा जो भी देश मिलेगा वो सभी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश होगा। जैसे कि भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ये सभी देश मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो बताए थे अभी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के भी अधिकार होगा और निजी व्यक्ति के भी अधिकार होगा। जैसे भारत में जो स्कूल है, जो कॉलेज है वो सरकार के भी है और निजी व्यक्ति के अंडर में भी
स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है। तो सरकार के भी अधिकार रहेगा और प्लस में निजी व्यक्ति के भी अधिकार रहेगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा। कह रहा कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सह अस्तित्व का मतलब है दोनों का मिला हुआ रूप। कुछ संसाधन पर, कुछ स्कूल पर सरकार का अधिकार होगा, सरकार रेगुलेट करेगी, और कुछ निजी व्यक्ति रेगुलेट करेगी। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से दुनिया के में दो तरह के देश होता है, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। विकसित देश वह देश होता है जिसके प्रति व्यक्ति आय का मतलब है पर कैपिटा इनकम। तो प्रति व्यक्ति आय अगर ज़्यादा होगा, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, ज़्यादा होगा तो देश कहलाएगा विकसित, और प्रति व्यक्ति आय यदि कम होगा तो वह देश कहलाएगा विकासशील। तो भारत के प्रति व्यक्ति आय कम है, भारत के प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों के मुकाबले में कम है, अतः भारत आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकासशील देश के श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा विकासशील राष्ट्र के रूप में है। विकासशील राष्ट्र की बात करें तो भारत आएगा, उसके अलावा पाकिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान, भारत के जो भी पड़ोसी देश है। हालांकि चीन को भी विकासशील में ही शामिल किया गया है, लेकिन बहुत संस्था चीन को विकसित देश में काउंट करते हैं। तो भारत हो गया विकासशील। फिर जितने भी हमारे देश के पड़ोसी देश हो गए, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जितने भी देश है सब विकासशील देश में आएगा। विकसित देश की बात करें तो विकसित देश में अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सभी जितने भी देश है वो सब विकसित देश है, क्योंकि वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। करा कि देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम बोलते हैं जीडीपी। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक राष्ट्रीय उत्पाद कर रहा है, तो यहाँ पर होगा जीएनपी, यहाँ पर होगा जीएनपी। जीएनपी का मतलब हो गया ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट को ही बोलते हैं हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो भारत के जीएनपी में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र के हैं। पहले क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र का स्थान सबसे ऊपर में है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है द्वितीय क्षेत्र का, जिसमें उद्योग आता है, और सबसे कम योगदान है कृषि क्षेत्र का। तो भारत के अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का है, कृषि से ज़्यादा योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, और सबसे ज़्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। प्राथमिक क्षेत्र में खेती बाड़ी वाला काम आता है, कृषि वाला काम आता है, और कृषि से संबंधित काम आता है, जैसे कि पशुपालन, मछली पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। द्वितीय क्षेत्र में जितने भी निर्माण विनिर्माण है वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। जैसे कपास से कपड़ा बन गया, जैसे मिट्टी से ईंट बन गया, जैसे घर का निर्माण हो रहा है, बिजली का निर्माण हो रहा है, तो जो भी कुछ निर्माण के कार्य होगा वह द्वितीय क्षेत्र में आएगा, यानी फैक्ट्री से संबंधित काम द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और जितने प्रकार के सेवा है, जैसे कि टीचर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, बस की सेवा हो रहा है, ट्रेन की सेवा मिल रहा है, वायुयान की सेवा मिल रहा है, तो सभी सेवाओं को रखते हैं तृतीय क्षेत्र में, और इसी तृतीय क्षेत्र का योगदान भारत में सबसे ज़्यादा है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है, जैसे देखिए, एक वित्तीय वर्ष में आप सिर्फ सुन लेंगे और स्लो मोशन में करके उस बात को हो सके तो नोट भी कर लेंगे। जीएनपी का मतलब है एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा जो कुल वस्तु और सेवा के द्वारा आय प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि यह कोई देश है, तो इस देश में क्या होगा, अपना देश के लोग भी काम कर रहा होगा और विदेश के लोग भी काम कर रहा होगा। तो अपने देश में जो विदेश के लोग काम कर रहा है वो कमा करके तो अपने देश में भेज देगा, लेकिन इस देश में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, इस देश के ही है, लेकिन वो देश के लोग विदेशों में काम कर रहा है, अमेरिका में काम कर रहा है, चीन में काम कर रहा है, जापान में काम कर रहा है, तो कमा के भेजेगा इसी देश में।
तो जो इस देश के लोग बाहर में काम कर रहे हैं उनके इनकम को हम जोड़ देते हैं, और जो लोग इस देश में विदेशी लोग काम कर रहे हैं वो अपने देश में भेज देगा, तो उनके इनकम को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो एक वित्तीय वर्ष में उस देश के नागरिकों के द्वारा, चूँकि नागरिक बाहर भी है और अपने देश में है, तो उस देश के नागरिकों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल उत्पादन किया गया है उसी के कुल योग को हम लोग जीएनपी कहते हैं। जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई क्या होता है, इसका प्रॉपर एक वीडियो मेरे आप जाइएगा तो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप बड़ी आसानी से इस सब का अर्थ जान सकते हैं। नेक्स्ट पाँचवा प्रश्न है, पाँचवा प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है न तो आयात होगा न तो निर्यात होगा, यानी उस देश में न तो आयात के काम होगा न निर्यात के काम होगा, उस देश को हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया है न तो आयात होगा न निर्यात होगा। जैसे कुछ देश है, उत्तरी कोरिया हो गया, ईरान हो गया, तो नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, ये सब देश एक बंद अर्थव्यवस्था के अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल बना हुआ है, क्योंकि इन देशों से आयात निर्यात न के बराबर हो रहा है और ऐसे देश विकास नहीं कर पाएगा, क्योंकि न तो आयात हो रहा है न निर्यात हो रहा है, तो व्यापार पूरी तरीके से चौपट है। इस स्थिति में विकास क्रम पूर्णतः रुक जाता है। आयात क्या होता है, तो जब हम लोग किसी देश से कोई वस्तु मंगाते हैं तो आयात होगा, और जब अपने देश से कोई वस्तु दूसरे देश में भेजते हैं तो होता है निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट दूसरे देश से मंगाना अपने देश में कोई वस्तु, उसे बोलते हैं आयात। नेक्स्ट है छठवां प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होगा। तो शेष विश्व से संबंध नहीं होगा उसे हम लोग बोलेंगे बंद या समृद्ध अर्थव्यवस्था। बंद या समृद्ध, इसी को ही बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था, दोनों बात बराबर ही है। नेक्स्ट है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। तो भारत को परिभाषित कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, लिखा है कि एक खाद्य की कमी वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भारत में खाद्य संसाधन बहुत है। भारत में इतने अनाज की उत्पादन हो रहा है कि हम लोग दूसरे देश में भेजते हैं, हम लोग बहुत सारे खाद्यान्न वस्तुओं के निर्यात भी करते हैं। खाद्य के मतलब है जो पदार्थ खाया जाने वाला हो। नेक्स्ट है एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि परिभाषित करना कौन ठीक रहेगा, ये भी बात ठीक है। ये एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, पूंजी की अधिकता नहीं है, हम लोग अभी फिलहाल पीछे मतलब विकासशील देश के क्रम में आते हैं, तो पूंजी की हम लोगों में अधिकता नहीं है। पूंजी ठीक ठाक है, लेकिन उतना भी नहीं है कि जिसे अधिक कहा जा सके। इसका परफेक्ट आंसर होगा बी। परफेक्ट आंसर भी इसलिए होगा क्योंकि भारत एक युवा देश है, यहाँ पर श्रम बहुत है, लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा है। इतने अधिक आबादी होने से भारत को फायदा यह हुआ है कि विदेशों में श्रम को भेज रहे हैं और बहुत सारे देश में भारत के लोग काम करने जा रहे हैं। और जहाँ पर समझिए कि लोगों की संख्या कम है, वहाँ पर भारत अपने देश के लोगों को भेज करके श्रम को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में दुनिया के सभी देशों को जो श्रम है वह भेजने वाले देश बनेगा भारत। तो ये आंसर सही हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर भी, पूंजी निर्माण पर भी और श्रम के कार्य। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगर देश में प्राकृतिक संसाधन अच्छा खासा है, जैसे मान के चलिए कोयला है, लोहा के भंडार है, कोयला के भंडार है, वहाँ पर समझिए कि प्राकृतिक दशा अच्छा है जिससे वहाँ बिजली उत्पादन कर सके, तो वह देश विकसित हो जाएगा। फिर पूंजी निर्माण, अगर वहाँ पर लोग के संख्या अच्छा खासा है, लोग कर्मशील है, वहाँ पर फैक्ट्री कल कारखाने लगाने की क्षमता अच्छा खासा है, तो कहीं ना कहीं वह देश आगे विकास करेगा। तो ये जो तीनों ऑप्शन दिया है वो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ देते हैं तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन
नंबर आप देखेंगे कर के अर्थव्यवस्था के एकीकरण, ये भी ठीक है। वित्तीय बाजार के एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये इसका परफेक्ट आंसर सी माना जाएगा कि हम लोग एक किसी देश की घरेलू अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जो जोड़ देते हैं तो वह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। और भारत जो है वो वैश्वीकरण शुरुआत किया था 1991 में, यानी भारत देश वैश्वीकरण अपनाया था वर्ष 1991 में। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए भारत एलपीजी नीति कब लागू किया, तो भारत एलपीजी नीति वर्ष 1991 ईस्वी में शुरू किया था। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसी ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वैश्वीकरण। नेक्स्ट है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय क्या है। अभी बताया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना वैश्वीकरण कहलाएगा। जैसे यह कोई देश है, अब यह देश पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाएगी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाएगी। ये सब देश है, सबके साथ जुड़ गया तो यह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर दिया है वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, नहीं गुट इसमें नहीं बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ये बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण का मतलब भी होता है कि जो भी अनावश्यक प्रतिबंध है उस सभी अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त कर देना है। जैसे यह देश यहाँ पे व्यापार करने आएगा तो बिना मतलब के कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। जब प्रतिबंध नहीं लगेगा तभी जाकर एक देश दूसरे देश में आसानी के साथ व्यापार कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि यह देश है और ये बहुत सारा प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो प्रतिबंध जब लगेगा व्यापार पर तो कोई दूसरा देश इस देश में व्यापार करने आएगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही प्रतिबंध समाप्त हो गया, ये सभी देश, दुनिया के तमाम देश इस देश के साथ व्यापार करने आएगा और उसी प्रक्रिया को नाम देते हैं वैश्वीकरण। तो इसमें क्या होता है, जो अनावश्यक बाधा है, प्रतिबंध है, उसको समाप्त कर देते हैं। यहाँ पर जो एलपीजी में एल शब्द होता है उसका मतलब है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, और उदारीकरण का मतलब ही होता है कि जो भी अनावश्यक प्रतिबंध है उस अनावश्यक प्रतिबंध को समाप्त कर देना। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो बाहरी ऋण का बढ़ना। नहीं, बाहरी ऋण क्यों बढ़ेगा, वैश्वीकरण को इसलिए अपनाते हैं ताकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास हो, हमारे देश में समृद्धि आए, न कि हमारे ऊपर कर्ज चढ़े। फिर कह रहा है भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना। देखिए ये सही है कि भारतीय मतलब जब वैश्वीकरण अपनाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे भी कोई ना कोई कंपनियां विदेश में जाकर स्थापित होगी। लेकिन केवल इसका यही अर्थ नहीं हुआ, मेन अर्थ नहीं हुआ, इससे फ़ायदा होता है। जब वैश्वीकरण अपनाते हैं तो विदेशी कंपनी हमारे देश में भी आती है और हमारे देश की कंपनी विदेशों में भी जा करके अपनी इकाई, अपनी ब्रांच स्थापित करती है। लेकिन इसका मेन अर्थ यही नहीं हुआ। नेक्स्ट है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। ये परफेक्ट आंसर है, ये सही है, क्योंकि इसमें चाहते हैं कि कोई भी प्रतिबंध नहीं रहे। और जब प्रतिबंध नहीं रहेगा तो आसानी के साथ एक दूसरे देश के साथ व्यापार किया जा सकता है। और जब प्रतिबंध को समाप्त करते हैं तब हमारे देश के कोई भी कंपनी विदेशों में जाकर स्थापित होगी और विदेशी कोई कंपनी हमारे देश में आकर के स्थापित होगी। तो वैश्वीकरण के 5 जो अंग है उसमें से एक अंग के रूप में यह काम करता है कि हमारी संस्था दूसरे देश में लगेगी और दूसरी संस्था हमारे देश में आके लगेगी। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः भारत की सबसे ज़्यादा आबादी कृषि क्षेत्र में ही काम करती है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। अलग अलग समय पर इसका प्रतिशत बदला है। इस बुक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 54%, यानी आधा से ज़्यादा जनसंख्या अभी भी हमारे यहाँ पर कृषि कार्य में लगा हुआ है। लेकिन सबसे कम योगदान की बात करें तो कृषि क्षेत्र से है, क्योंकि सबसे ज़्यादा योगदान हमारे यहाँ पर सेवा क्षेत्र से है। सबसे ज़्यादा लोग लगा है कृषि क्षेत्र में, लेकिन सबसे कम योगदान है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तकनीकी, चक्रीय, घोषणात्मक, संरचनात्मक। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग
अगर बात करें तो सबसे अधिकतर बेरोजगारी होगा वह कहलाएगा संरचनात्मक। बेरोजगारी क्या होता है? बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने मन लायक यानी कि अपनी इच्छा लायक और अपनी योग्यता लायक काम नहीं मिलता है। तो जब व्यक्ति को अपनी इच्छा लायक और अपनी योग्यता लायक काम नहीं मिलता है तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। और जब काम भी नहीं मिलेगा तो भी बेरोजगारी कहलाएगा। देखिए, यदि काम नहीं मिले तो भी बेरोजगारी है, और काम मिले लेकिन उसकी योग्यता उससे उस काम से भी अधिक है। जैसे कोई बच्चा खूब पढ़ा लिखा है, मान लें कि कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुआ है, इंजीनियर है, लेकिन वह अगर नौकरी करना चाहेंगे 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, अगर के समझे कि प्यून की नौकरी मिल रहा है, एक बहुत ही छोटे दर्जे का नौकरी मिल रहा है, तो उसकी क्षमता वह नहीं है, उसकी क्षमता तो उससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन चूंकि काम नहीं मिल रहा है अतः छोटे नौकरी करने के लिए वह विवश है। तो इस स्थिति को भी बेरोजगारी कहा जाएगा, और काम न भी मिलेगा तो भी बेरोजगारी ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला तो बेरोजगारी है, लेकिन वो अल्प बेरोजगारी होगा। इसमें देखिए करा कि भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसा होगा? संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? जब संरचना क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो बहुत सारे बेरोजगारी उत्पन्न होता है। तो जब संरचना क्षेत्र में परिवर्तन होने से जो बेरोजगारी होता है या बेरोजगारी उत्पन्न होता है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि पहले हाथ से बहुत कपड़ा बनता था, जब मशीन आया तो हाथ वाले काम पूरा बिल्कुल बंद हो गया। जो लोग हाथ से काम करते थे उनके नौकरी चला गया। उस स्थिति को नाम देंगे संरचनात्मक बेरोजगारी, क्योंकि संरचना में सुधार हुआ तो संरचना के सुधार होने से बहुत लोग की नौकरी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। एग्जाम्पल और मान लीजिए, जैसे मान लेकर चलिए कि कोई ऐसा इलाका है जिसमें यह कोई इलाका है, कोई गांव है जहाँ पर लोग हाथ से फसल की कटाई करता है। अब फसल से कटाई कर रहा है, लेकिन मान के चलिए कि यहाँ पर एक मशीन आ गया और उस मशीन द्वारा ही लगेगा फसल कटने। तो जैसे ही फसल कटने लगेगा वहाँ पर संरचना में सुधार हुआ, मशीन आया, और उसके आने से जो लोग हाथ से काम करते थे उनका नौकरी क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी वही हो गया कि तकनीक में सुधार हुआ, तकनीक में नया विकास होगा तो लोग बेरोजगार होंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी तकनीक, जैसे आप मान लें कि कोई आदमी हाथ से लिखने वाला काम कर रहा है और जैसे ही फोटोकॉपी मशीन आया तो जो हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का काम है वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो तकनीक वाला बेरोजगारी हो गया। चक्रीय का मतलब क्या हो गया कि चक्रीय मतलब एक ऐसा समय आएगा जिसमें मांग क्या करे? घट जाएगा। जैसे ही मांग घटेगा लोग बेरोजगार हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ठंडी के दिन है और ठंडी के दिन में जैकेट के डिमांड खूब है, तो जैकेट का डिमांड खूब है, स्वेटर का डिमांड खूब है, तो लोग वहाँ पर काम कर रहा है, बहुत सारे लोग उसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही ठंडी का महीना ख़त्म हुआ स्वेटर जैकेट के डिमांड कम हो गया, और जैसे ही डिमांड कम हो गया उस वस्तु के उत्पादन कम हो जाएगा या नहीं होगा। अतः उस स्थिति में बहुत सारे लोग क्या होंगे? काम से हटा दिए जाएंगे और वो लोग बेरोजगार के श्रेणी में आ जाएंगे। अतः इस प्रकार के जो बेरोजगारी होता है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। एक होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी में क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति काम ढूंढ रहा है, तो काम उसी ढूंढने की एक ही दिन में मिल जाएगा। हो सके कि काम ढूंढने में उसे टाइम लगे, 10-12 दिन के बाद काम मिले। उस बीच में जो वो खाली बैठा है उस स्थिति को बोलेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी। या कभी कभी कोई व्यक्ति क्या करता है? काम कर रहा होता है लेकिन वह संतुष्ट नहीं होता उस काम से, तो संतुष्ट नहीं है तो वह चाहता है कि उस काम को छोड़कर दूसरा कोई काम ढूंढे ज़्यादा जिसमें सैलरी मिल सके। तो पहला काम छोड़ करके दूसरे काम अगर वो ढूंढ रहा है तो उस बीच क्या वो कोई काम कर नहीं रहा है, तो पहले काम को छोड़ने के बाद दूसरे काम को ढूंढने में जो समय लगा, जिस समय काल में वह कोई काम नहीं कर रहा है, उसी काल को हम बोल देते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी उस समय चूँकि काम ढूंढ रहा है तो बेरोजगार ही कहलाएगा, तो वह बेरोजगारी होता है घर्षणात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो भारत में NSSO
यह बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा भी करता है और इसे प्रकाशित भी करता है। NSSO का पूरा नाम हो गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना होता है, उस राष्ट्रीय आय को गणना में भी यह कहीं ना कहीं हेल्प करता है, यह संस्था हेल्प करता है। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को, और भारत के विकास के लिए योजना बनाने का काम अभी वर्तमान में यह नीति आयोग करता है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग भारत के लिए विकास के योजना यानी भारत के विकास के लिए नियम बनाता था। अब है नीति आयोग, इसका गठन हुआ था 2015 में और इसके अध्यक्ष होते भारत के प्रधानमंत्री। बात करें वित्त आयोग के तो वित्त आयोग बना था 1951 में। 1951 वित्त आयोग बना था 1951 में, और इसे वित्त आयोग के अभी वर्तमान के अध्यक्ष की बात करें तो वह है NK सिंह। NK सिंह वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। अभी बात करें वित्त आयोग के तो अभी 16वें नंबर के वित्त आयोग का गठन किया गया है, 16वें नंबर के। UNA का मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यह UNO बना था 1945 में, 1945 में। तो जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है वो सब जरूर नोट करेंगे, क्योंकि इस सब एक्स्ट्रा बात से आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी की किस्में पाई जाती है। तो भारत में बेरोजगारी बहुत प्रकार के पाई जाती है। ग्रामीण बेरोजगारी भी है, ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी भी है और संरचनात्मक बेरोजगारी भी है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सभी बेरोजगारी भारत में है। और भी बेरोजगारी है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन और भी बेरोजगारी भारत में स्थित, जैसे शिक्षित बेरोजगारी भी है, घोषणात्मक बेरोजगारी भी है, छिपी बेरोजगारी भी है। छिपी बेरोजगारी को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो बहुत तरह की बेरोजगारी भारत में व्याप्त है, सबका अलग अलग कंडीशन है। ग्रामीण अल्प बेरोजगार के मतलब देखिए, गांव के जो लोग कुछ समय काम करते हैं और कुछ समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है, तो ग्रामीण अल्प बेरोजगार हो गए। चक्रीय बेरोजगार क्या है, जब डिमांड खूब था तो लोग को काम में रखा गया, लेकिन जब डिमांड कम हो गया तो उसे हटा दिया गया, तो चक्रीय बेरोजगारी हो गया। इस संरचनात्मक बताए थे कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई मतलब समझे कि तकनीक में सुधार हुआ, संरचना बन रहा है तो लोग को रखा गया, लेकिन संरचना के सुधरने से बहुत सारे लोग का काम खत्म हो गया, तो संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा। ये आगे हम चर्चा किए थे। नेक्स्ट है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि में एक बेरोजगारी मिलती है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वह होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी, या उसे बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, या उसे हम लोग बोल देते हैं अदृश्य बेरोजगारी। तो कृषि में अदृश्य बेरोजगारी मिलता है। अदृश्य बेरोजगारी को ही बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, या उसे बोलते हैं हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य बेरोजगारी का मतलब होता है कि वह व्यक्ति लगता है कि काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह काम नहीं कर रहा होता है। जैसे एग्जाम्पल की तरह बताया कि यह कोई खेत है, अब इस खेत में 5 लोग काम कर रहा है, तो हमें ऐसा लगेगा, दूर से देखने में लगा कि ये 5 आदमी काम कर रहा है, लेकिन अगर इसमें से 2 आदमी को हटा देंगे तो भी अगर इस खेत से 5 आदमी, जैसे खेत हो गया, इस खेत में 5 लोग काम करें और 5 लोग काम करने के बाद कोई भी वस्तु उग रहा है 500 किलो, लेकिन इसमें से अगर 2 लोग हटा दिए और 3 लोग बचा, तो भी 3 लोग के मिल करके जो उत्पादन हुआ वो 500 ही हुआ। तो ये 2 लोग को हटाने से इस उत्पादन में कोई कमी नहीं हो रहा है। तो छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब क्या होगा कि लोग देखने में लगता है कि काम कर रहा है, लेकिन अगर उसको हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन जितना हो रहा था उतना ही होगा। उत्पादन में कोई भी समझिए कि नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 500 पहले भी था, 500 अभी भी है, लेकिन 2 लोग को हटा दिए दूसरे बार में, फिर भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो यह हमेशा कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसे बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी, या उसे बोलते हैं हम लोग प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो कृषि में कैसा मिलता है, तो कृषि में संरचनात्मक भी है, मौसमी भी है और घोषणात्मक भी है, तीनों के तीनों है। जैसे नया ट्रैक्टर आ जाने से, ट्रैक्टर आ गया, मशीन आ गया, तो बहुत लोग का काम अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। पहले लोग कुदाल से खेत के क्या जुताई करते थे, मशीन आ जाने से मजदूर का काम ख़त्म हो गया। अब क्या होता देखते होंगे कि
पहले मिल में ले जाना पड़ता था और बहुत लोग मजदूर मिलते थे और गेहूं से जो गेहूं के बाल होता था उससे गेहूं निकालते थे, धान से चावल निकालते थे। लेकिन अब खेत में जाकर ही मशीन क्या करता है, धान को अलग कर, चावल को अलग कर दे रहा है, भूसा अलग कर दे रहा है और उसे कहीं ना कहीं एक ही समय में पूरे काम को संपन्न कर दे रहा है। उससे बहुत लोगों का रोजगार क्या हो गया, खत्म हो गया है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब क्या है, वर्ष के किसी खास महीना में काम मिलेगा, बाकी दिन काम नहीं मिलेगा। जैसे बहुत ऐसे मजदूर है जिनको गेहूं को रोपते समय काम मिलेगा, बाकी समय काम नहीं मिलेगा। धान के जिस समय रोपनी होगा उस समय उनको काम मिलेगा, रोपाई के काम खत्म, उनका काम भी खत्म हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। फिर गेहूं के काटते समय उनको काम मिलेगा, गेहूं की कटाई जब खत्म हो जाएगा उनका काम खत्म हो जाएगा। धान की कटाई जिसमें होगा काम मिलेगा, कटाई खत्म, उनका काम भी खत्म। तो किसी एक मौसम में काम मिल रहा है, बाकी टाइम उन्हें बेकार घर पर बैठना पड़ता है। इस स्थिति को बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये बताए थे आपको, छिपी हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। यह कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, काम करने के इच्छुक होना, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। विशाल श्रमिक का नियोजन करने के लिए पूंजी संरचना, इसका आंसर हो जाएगा डी। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होगा। आवश्यकता है 2 आदमी के और काम कर रहे 5 आदमी। अगर 2 आदमियों को हटा भी देंगे तो समझिए कि उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जितना आदमी का रिक्वायरमेंट है उससे अधिक लोग काम कर रहा है। तो वास्तव में वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं, उनको हटा देने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यह कहाँ मिलता है, तो यह खेती वाले क्षेत्र में मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि कार्य में यह बेरोजगारी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि खेती बाड़ी होता है तो खेती बाड़ी में अधिक बेरोजगारी होगा और खेती बाड़ी में ही मौसमी बेरोजगारी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है, यानी कौन सी बेरोजगारी अभी बहुत ज़्यादा है और गंभीर समस्या बनी हुई है। तो भारत में शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जितने युवा अभी समझिए कि शिक्षित होने के बाद रोजगार नहीं मिल रहा है, यदि उनको रोजगार मिल जाए तो भारत जल्दी ही विकसित देश के क्रम में आ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जितने यहाँ पर श्रम शक्ति है, उनके अनुसार काम मिल ही नहीं पा रहा है। इसलिए सबसे ज़्यादा शिक्षित बेरोजगारी है और कहीं ना कहीं इनको काम के इच्छा है, काम के करने के लायक क्षमता भी है, लेकिन फिर भी काम इनको नहीं मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट है भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। याद रखेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी को ही प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, उसे हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। मुख्य रूप से संबंधित है। तो छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ मिलता है, कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र होगा। ग्रामीण क्षेत्र बोले बिल्कुल होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि होता है। कृषि काम कहाँ होगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में ही होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होगा, छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलेगा। फैक्ट्री में बिल्कुल नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, इसका कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई जाती है। तो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी होगा। शिक्षित बेरोजगारी, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा, कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है सामान्यतः जहाँ बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो, बिल्कुल नहीं। वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, नहीं रोजगार ऐसा नहीं है। श्रम की सीमांत प्रायः शून्य, ये बिल्कुल अच्छा है, ये अच्छा है, इसको याद रखें। देखिए ये क्वेश्चन वही पूछा है, देखिए इसमें देखिए ऑप्शन अलग है। ऑप्शन कह रहा है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। इसका मतलब क्या है कि जो श्रम है उस श्रम के उत्पादन कुछ नहीं है जी, उसकी उत्पादकता तो बिल्कुल जीरो है। जैसे 1 लोग है, 2, 3, 4, 5 लोग है, 5 लोग काम कर रहे हैं और ये पाँचों जो काम कर रहा है और टोटल मिला करके हम मान लेते हैं कि काम हुआ, अभी बताए थे इसके एग्जाम्पल 500 ही मान लेते हैं। 500 केजी उगाया, 500 केजी उगाया, लेकिन इसमें से 2 नंबर को हटा दिए और 5 नंबर को हटा दिए, तो भी इन तीनों की उत्पादकता कितना रहेगा, 500 ही रहेगा। तो इन दोनों को हटाए और उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसकी उत्पादकता क्या है, इसकी उत्पादकता कुछ नहीं है। क्योंकि अगर
इसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ता तो कहीं ना कहीं इसका भी कुछ ना कुछ रोल रहता। अगर इसको हटा देने के बाद भी उत्पादकता में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब वो देखने में तो लग रहा था कि काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादकता उसका क्या है, बिल्कुल शून्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसे हम तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हो गया, किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातक, नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर रही है। तो पढ़ा लिखा लोग है और पढ़े लिखे लोग को नौकरी नहीं मिला तो कहीं ना कहीं यह शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी। नेक्स्ट है, डैश बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीने के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। तो कुछ महीने में रोजगार मिलेगा और कुछ महीने में रोजगार नहीं मिलेगा, इसका मतलब मौसमी बेरोजगारी है, मौसमी बेरोजगारी, ये बताए थे आप लोगों को। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम लोग अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं, अल्प रोजगार। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ होगा, कृषि क्षेत्र में होगा, गांव में कृषि क्षेत्र में होगा। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है। तो अधिकांश, वर्ष के अधिकांश समय में क्या है, वो बेरोजगार है, वो काम कर ही नहीं रहा है अधिकांश हिस्से में, अधिकांश क्षेत्र में। तो वर्ष के ज़्यादातर टाइम में बेरोजगार है, काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे समान स्थिति वाले बेरोजगार है। क्योंकि दैनिक वाले क्या कहें कि दैनिक स्थिति बेरोजगार की बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, या क्या साप्ताहिक में सप्ताह में से काम देखने को मिल रहा है, काम कर रहा है, लेकिन जैसे 12 महीने है तो 12 महीने में मान लेते हैं कि वो 10 महीना काम कर ही नहीं पाए, 2 महीना काम किया, तो उसे बोलेंगे समान स्थिति के बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसे काम नहीं, मतलब काम में नहीं ही माना जाए कि वो काम कर ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर होगा नीति आयोग। नीति आयोग, देखिए गरीबी रेखा के निर्धारण पहले करता था योजना आयोग, लेकिन योजना आयोग चूँकि अभी समाप्त हो गया है और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना किया गया 2015 में। तो नीति आयोग अभी वर्तमान में गरीबी रेखा के निर्धारण कर रही है लेकिन जब नीति आयोग नहीं बना था तब यही कार्य यानी गरीबी रेखा के निर्धारण के काम योजना आयोग करते थे। गरीबी रेखा क्या होता है, तो गरीबी रेखा का निर्धारण भारत में कैलोरी के हिसाब से होता है, यानी हमारे आहार में जो कैलोरी प्राप्त होता है उसी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण नीति आयोग करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति गांव में है और गांव के व्यक्ति एक दिन में 2400 से ज़्यादा कैलोरी प्राप्त करे, 2400 से अधिक कैलोरी, तो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाएगा। गरीबी रेखा के ऊपर होने का सेंस है वह व्यक्ति कहलाएगा APL। APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन में आ जाएगा। 2400 से अधिक कैलोरी लेगा, तो अगर 2400 से कम कैलोरी ले रहा है तो वह व्यक्ति कहलाएगा BPL। BPL के मतलब होगा बेलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। बेलो पॉवर्टी लाइन का मतलब है गरीबी रेखा के नीचे। कैलोरी क्या होता है, तो पढ़े होंगे साइंस में कि जो हम लोग के काम करते हैं तो काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, काम करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो वही हम लोग के जो मापते ऊर्जा के मापने की एक इकाई है कैलोरी। हम लोग एक जो मात्रक के रूप में है वो मात्रक के रूप में काम करता है कैलोरी। तो कैलोरी एक मात्रक है ऊर्जा के। तो 2400 से अधिक कैलोरी अगर गांव का क्षेत्र ले रहा है तो APL में कहलाएगा, 2400 से कम कैलोरी ले रहा है तो वह BPL में कहलाएगा। ठीक उस तरह से शहर में क्या होगा कि जो लोग शहर में रहते हैं और शहर में रह करके 2100 से अधिक कैलोरी ले रहे हैं, तो 2100 से अधिक कैलोरी लेने के बाद वह शहर के लिए होगा गरीबी रेखा के ऊपर यानी कि APL, और 2100 से कम कैलोरी लेंगे तो वह कहलाएगा शहर के लिए BPL यानी गरीबी रेखा के नीचे, BPL बेलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा के नीचे। नेक्स्ट है, अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। अल्पविकसित देश जहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम है वह देश को बोलते हैं अल्पविकसित देश। तो कह रहा है क्या कि अल्पविकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है। तो यह गरीबी का मुख्य कारण है क्योंकि सभी लोगों के जो इनकम है वो असमान रूप से, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो किसी की इनकम बहुत ज़्यादा ही कम है, तो असमानता है, इसलिए सबको मौका बराबर नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पर गरीबी व्याप्त है। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है।
तो निर्धनता का गणना कैसे करेंगे? ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, देखिए भारत में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह निर्धनता काउंट नहीं होता है। हालांकि बहुत देश में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर निर्धनता काउंट होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो खर्च होता है, जो उपभोग होता है, उस उपभोग के आधार पर निर्धनता काउंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। उपभोग मतलब होता है खर्च, व्यय मतलब भी खर्च ही हुआ। तो जो लोग जितना खर्च कर रहा है, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति महीने में 5,000 खर्च कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि उसकी आमदनी 5,000 से क्या होगा? ऊपर होगा। जो लोग महीने में 10,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब उसकी आमदनी 10,000 से क्या होगा? अधिक होगा। तो उपभोग व्यय के आधार पर हम लोग के यहाँ क्या होता है? निर्धनता काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1975 में, ये डेट याद रखेंगे, वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा गया? तो भारत के इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा गया। मध्य प्रदेश को इथियोपिया क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुपोषण है। इथियोपिया क्या है? तो इथियोपिया अफ्रीका महादेश का एक देश है। अफ्रीका जो महादेश आप देखते होंगे, जैसे यहाँ पर आपको हम बना ले, अगर आप अफ्रीका के मैप को देखते होंगे तब देखते हो कि यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा लेके मान लिया जाए कि अफ्रीका है। अफ्रीका के आप इस हिस्सा में देखेंगे, यहाँ पर जो सिंह जैसा निकला हुआ है, नुकीला, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा सोमालिया, और सोमालिया के ही जस्ट नीचे आपको इथियोपिया देश दिखाई देगा। सोमालिया के जस्ट नीचे ही आपको जो देश मिलेगा वही है इथियोपिया। इस इथियोपिया नामक देश में भयंकर गरीबी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर समझिए कि कुपोषण के शिकार लोग हैं, क्योंकि गरीबी है तो खाना ठीक से मिल नहीं पाता है। संतुलित आहार नहीं मिलने के कारण वहाँ के बच्चे में कुपोषण की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। यही कुपोषण की मात्रा भारत के मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। आप इथियोपिया को याद रखेंगे। यहाँ पर अफ्रीका है, आप इसे सीधा अगर बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हैं, यह अफ्रीका हो गया, अफ्रीका। और अफ्रीका के जो सिंह निकला है, आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़े होंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती, सोमालिया, इरिट्रिया ये सब देश पढ़े होंगे। तो उसी के नीचे की तरफ, सोमालिया के जस्ट नीचे आपको जो देश दिखाई देगा वह देश है इथियोपिया, जिसकी राजधानी है अदिस अबाबा। अदिस अबाबा राजधानी के नाम भी याद रखेंगे इथियोपिया के। बाकी जो बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सभी बीमारू राज्य में आता है। बीमारू राज्य का मतलब होता है वह राज्य जहाँ पर आमदनी, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं, जहाँ पर बिजली, पानी, फैक्ट्री, इन सब की सुविधाएं अगर नहीं है या है तो कम है, खराब स्थिति में है, तो वैसे राज्य को बीमारू राज्य भी कहा जाता है। तो यह देश बीमारू राज्य में भी आता है, क्योंकि इस राज्यों में सुविधाएं क्या है? कम है, तो बीमारू राज्य भी कहा जाता है इन लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है? तो गरीबी करा कि कौन सा गरीबी की तीव्रता की माप के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा ही भारत में गरीबी का निर्धारण होता है, गरीबी के सूचकांक तैयार होता है। और इस मामले में जो बिहार राज्य है वो बिहार राज्य सबसे नीचे है, यानी बहुआयामी गरीबी सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार में है। मानव विकास सूचकांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मानव विकास जिसे बोलते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP जारी करता है, UNDP जारी करता है कि वहाँ के कोई भी देश है, उस देश के मानव के क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, उसके स्थिति के लिए जो सूचकांक जारी किया जाता है उसे बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। हालांकि इसकी चर्चा आगे डिटेल से किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो भारत में ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए, यहाँ पे एक शब्द देखिए ग्रामीण गरीबी को, तो ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए IRDP बनाया गया, ट्राइसेम भी बनाया गया और NREP, यानी इनमें से सभी का निर्माण किया गया, इनमें से सभी का निर्माण किया गया। बात करें IRDP के, तो आप लोग
आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, पॉज करके या वीडियो को आप थोड़ा स्लो करके सभी बात को लिखेंगे। चूँकि यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए हम सिर्फ बोल दे रहे हैं। आप अवश्य इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेंगे, या तो कॉपी में या इसी बुक में जहाँ जगह मिले वहाँ पर नोट कर लेंगे। IRDP का फुल फॉर्म हो गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और इस एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के शुरुआत जो हुआ था वह हुआ था 1978-79 में। 1978-79 में इसका क्या हुआ था, विकास हुआ था या इनका गठन हुआ था। बात करें ट्राइश्रम के, तो ट्राइश्रम के पूरा नाम हो गया ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसे आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। वीडियो को आप स्लो मोशन में देख सकते हैं या आपको हम धीरे धीरे बोल कर ले उसे लिख लेंगे। इसका पूरा नाम हो गया ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि भारत में स्वरोजगार देने के लिए, यानी भारत के जो ग्रामीण युवा है उस ग्रामीण युवा में स्वरोजगार देने के लिए, स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना शुरू किया गया था। उस योजना का नाम है ट्राइसेम। उस योजना का नाम क्या, ट्राइसेम। तो भारत के जो भी ग्रामीण युवा है, उस ग्रामीण युवा जिसकी उम्र 18 से लेकर 35 के बीच है, तो उस युवा को, यानी 18 से 35 वर्ग के जो युवा है उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए जो योजना शुरुआत किया गया था उसे ट्राइसेम कहा गया। और इसकी शुरुआत हुआ था 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त, इसका तारीख भी याद रखेंगे, 15 अगस्त 1979 में, 1979 को यह शुरू हुआ था। बात करें NREP, तो NREP का फुल फॉर्म हो गया नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। और यह जो योजना हुआ था यह 1980-81 में शुरू हुआ था। 80 में स्टार्ट हुआ था, हालांकि अच्छा से काम करना शुरू किया था ये 81 में। इस तरह से ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए इनमें से सभी योजनाएं शुरुआत किया गया। इसके आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। फिर कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है, निम्नलिखित कथनों में से चुनना है। तो भारत में नगरीय ग्रामीण की जड़ें ग्रामीण क्षेत्र में निहित है, ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचे है, बिल्कुल सही है। जो ग्रामीण क्षेत्र है कहीं ना कहीं वहाँ पे स्कूल की कमी है, कहीं ना कहीं कॉलेज की कमी है, या बहुत लोग शिक्षा के प्रति जागरूक भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो शिक्षा का लेवल है बहुत ज़्यादा कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि गरीबी के पीछे सिर्फ शिक्षा ही कमी नहीं है। यह नहीं कि शिक्षा नहीं है तो गरीबी होगा, गरीबी के पीछे और भी बहुत सारा वजह है, और सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के वजह से ही गरीबी नहीं है। तो हमारे यहाँ पर जो गरीबी है उसमें शिक्षा एक कारण है, बहुत सारे कारण की वजह से गरीबी व्याप्त है। इसलिए ए और R दोनों सही तो है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित कौन होता है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर तीनों होता है। इसका अंतर्गत तीनों, जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं खराब है, शिक्षा का स्तर खराब है, वहाँ के लोगों के जीवन प्रत्याशा, लाइफ स्टाइल खराब है, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं वो बहुआयामी गरीबी जी रहा है, यानी वहाँ के लोगों में बहुआयामी निर्धनता है, क्योंकि न तो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, न शिक्षा है, न जीवन के स्तर ठीक है। न जीवन के स्तर ठीक नहीं होने के पीछे वजह क्या है कि न तो उन्हें अच्छा आहार मिलता होगा, न ही अच्छा चिकित्सा प्रणाली मिल रहा होगा। तो ये पूरी तरह से गरीब है, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता भी कहीं ना कहीं उनको पूरा नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा D, 1, 2 और 3 सब सही है। नेक्स्ट है, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है। क्योंकि निर्धनता अनुपात क्यों घट रहा है, क्योंकि भारत में जो कर्मशील जनसंख्या है उसकी मात्रा बढ़ा है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा आबादी की बात करें तो भारत के पास है। युवा आबादी का मतलब है 15 से लेकर 60 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उसे बोलते हैं युवा, क्योंकि वही लोग काम करने की क्षमता रखते हैं। 15 से कम वाले के काम करने की क्षमता नहीं है और आगे के भी उम्र में वो काम नहीं कर पाते। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता
1559 वर्ष की जनसंख्या के जो संख्या है उस अपेक्षा क्या है, अधिक है। ये युवा वर्ग के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में गरीबी के निर्धारण के लिए, भारत में गरीबी का जो निर्धारण है उसके निर्धारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जो उपभोग व्यय प्रणाली होता है, उपभोग व्यय प्रणाली, उसे हम लोग काउंट करते हैं। पिछले बार बताए थे, या उपभोग व्यय प्रणाली को हम लोग शामिल करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन, यानी कह रहा कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है यह IBRD जारी करता है, IBRD जारी करता है। बात करें IBRD की, तो IBRD के फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसे आप लोग लिख लेंगे कहीं पर, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि दुनिया के देशों को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यानी पुनः सुधार के लिए और उनके विकास के लिए कर्ज देने का जो काम करेगी वो IBRD करेगी। बाद में यही आगे चल करके विश्व बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया, यानी IBRD आगे चल करके विश्व बैंक के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बात करें गठन के, तो इसका जो गठन हुआ तो 1944 में हुआ था, और इसी के साथ साथ IMF भी बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IMF और ये दोनों संस्था एक ही साथ बना था, और ये दोनों के काम था दुनिया के विकास के लिए काम करना। हालांकि ये जो संस्था है यह दुनिया को जो ऋण देती है, दुनिया के देश को जो ऋण देती है वह ऋण विकास के लिए होता है। यह अर्थव्यवस्था अगर बिगड़ गया किसी देश के, तो अर्थव्यवस्था बिगड़ने के बाद यह ऋण देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ शर्त भी लगाती है। तो जिस देश को ये कर्ज देती है उस देश को शर्त इनका मानना पड़ता है, तो ये अपने अनुसार कुछ शर्त लगाती है, और शर्त को मानने के बाद ये IMF, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो ये कर्ज देती है, लेकिन कुछ शर्त भी इनके शर्त को मानना पड़ता है। फिर UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये UNDP क्या करता है तो आपको बताएंगे आगे कि एक होता है रिपोर्ट मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है UNDP, ये UN के अंडर काम करता है, यूनाइटेड नेशन के अंडर में यह संस्था काम करती है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। WTO की बात करें तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दुनिया में जितने व्यापार हो रही है तो सभी देशों के व्यापार को सही से चलने के लिए, सही तरीक़ा से व्यापार हो सके, इसीलिए वर्ष 1995 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे, वर्ष 1995 ईस्वी में एक संस्था बनाया गया जिसका नाम था विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। ये दोनों संस्था बना था वर्ष 1944 ईस्वी में, हालांकि बना था 44 में, लेकिन काम करना शुरू किया 1945 से। और बात करें UNDP के, तो ये जो UNDP है, ये UNDP ये बना था, यह 1964 के करीब में यह काम शायद स्टार्ट करना शुरू किया गया था। UNDP 1964 में बना था। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, यानी HDI, मानव विकास सूचकांक जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने बनाया था? अभी बताया आपको, UNDP बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI यानी मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और एक बात आपको अवश्य याद रखेंगे कि HDI जो मानव विकास सूचकांक है उसके कितने आधार है? तो मानव विकास सूचकांक के मुख्यतः 3 आधार है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार है, एक होता है प्रति व्यक्ति आय, एक होता है साक्षरता दर, और एक होता है जीवन प्रत्याशा मतलब वहाँ के लोग के रहन सहन, लाइफ स्टाइल कैसा। ये अवश्य याद रखेंगे, हमेशा यह क्वेश्चन पूछा गया है। 3 बात याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक यानी HDI जारी कौन करता है? तो UNDP जारी करता है, पहला बात। दूसरा, कितने आधार है? तो 3 आधार है। पहला आधार
हो गया प्रति व्यक्ति आय, दूसरा आधार हो गया साक्षरता दर और तीसरा आधार हो गया वहाँ के जीवन प्रत्याशा। फिर एक और पूछेगा कि यूएनडीपी को सुझाव कौन दिया था कि मानव विकास सूचकांक जारी कीजिए। तो यह सुझाव दिया था पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री था, उसका नाम था महबूब उल हक। पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा सुझाव दिया गया और उसी के सुझाव के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है अंकटाड। अंकटाड के बारे में भी याद रखेंगे, यह भी बहुत अच्छा संस्था है। इस अंकटाड के बारे में बात करें तो जो अंकटाड है, यह अंकटाड के पूरा नाम हो गया, जैसे देखिए यूएन के जब जैसे यूएन आए तो उस यूएन आए तो उसका मतलब हो जाएगा यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। और जिसके भी नाम क्या आ गया यूएन आ गया, मतलब है कहीं ना कहीं वह यूनाइटेड नेशन के अंडर में काम करने वाली संस्था है। एक यूनाइटेड नेशन जो संस्था है वह बहुत बड़ी संस्था है और उसी के अंडर में बहुत सारी संस्था भी काम करती है। तो ये जो यूएन है, ये यूएन के अंडर में ही अंकटाड काम करता है। इसका पूरा नाम हो गया, इसको लिख लेंगे आप लोग, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन, इसका नाम होगा कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। याद रखेंगे, आप लोग स्लो करके लिख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यह बना था कब? तो यह बना था 1964 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका जिनेवा है। याद रखेंगे, अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में बना था 1964 में। इसका यह हो गया आसियान। आसियान के पूरा नाम हो गया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी दक्षिण एशिया के देशों के समूह है। इसमें टोटल 10 देश आता है और इसी देश के समूह का नाम है आसियान, क्योंकि नाम ये देखिए साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के समूह के नाम है आसियान। अभी बताए थे आपको IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और UNDP बताए थे आपको, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। यह मोस्ट भी आई, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आगे 43 नंबर है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। अभी बताया था आपको मानव विकास सूचकांक की धारणा कौन दिया था? तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने दिया था, महबूब उल हक। और महबूब उल हक के साथ में अमर्त्य सेन भी थे। अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री हुए, तो महबूब उल हक ये मेन थे और इनको सहयोग किया था कौन? अमर्त्य सेन। इन दोनों के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। अमर्त्य सेन एक ऐसे व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और भारत रत्न भी मिला हुआ है, दोनों पुरस्कार मिला हुआ है। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए ये, और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हुए, ये भारत के अर्थशास्त्री हुए। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक SDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो मानव विकास सूचकांक में 3 बातें शामिल होता है। पहला याद रखिएगा आप लोग प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता दर और तीसरा आप लोग याद रखिएगा जीवन प्रत्याशा। तो यहाँ पर देखिए जीवन प्रत्याशा है, प्रति व्यक्ति आय भी है और शिक्षा ने साक्षरता दर भी है। ये नहीं होगा, सामाजिक असमानता नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक का भी 3 हिस्सा बताए थे। देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण है, क्योंकि ये रहेगा तभी तो वहाँ के लोग के जीवन स्तर अच्छा होगा। तो जीवन प्रत्याशा तभी अच्छा होगा जब वहाँ के स्वास्थ्य सुविधा ठीक होगा और आहार ठीक होगा। फिर कह रहा है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति है बिल्कुल होगा, ये भी होगा जन्म के साथ जीवन प्रत्याशा, लेकिन ये नहीं होगा सकल नाम निवेश दर, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक SDI का आधार क्या है? एक ही क्वेश्चन का बहुत बार पूछा गया है। इसका हो जाएगा देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। तो राज्य स्तर पर पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला जो राज्य था वह था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सन 1995 में, याद रखेंगे अभी बात, वर्ष 1995 में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। और भारत में सबसे आगे किसका स्थान है? तो केरल राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे है और सबसे पीछे बिहार रहता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो कह रहा कि भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? यह जारी किया गया था अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। और पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य 1995 में मध्य प्रदेश बना था। यह इंडिया से पहले ही जारी कर दिया हुआ था।
नेक्स्ट है यूएनडीपी के मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत की मध्यम श्रेणी में। भारत का स्थान ना तो अच्छा ना तो खराब है। मानव विकास रिपोर्ट में आप लोग पढ़ते होंगे कि या तो 130 स्थान है, या तो 31 या तो 132। तो अभी करंट की बात करें तो 132 स्थान पर है, 132 स्थान पर है। तो टोटल जो 190-95 जो देश है, समझिए कि 193 देश के ऊपर मान लीजिए जाए। अब 193 देश में इंडिया का स्थान 132वां रहता है, कभी 131वां रहता है। तो कहीं ना कहीं बहुत स्थिति खराब है, लेकिन एकदम से खराब नहीं है। बहुत ऐसे देश है कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो हम लोग ना तो अच्छे में है ना तो एकदम खराब में, हम लोग बीच स्थिति में। हालांकि सुधार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि 131 देश से पीछे हम लोग, 131 देश से। ऐसी इस रिपोर्ट में सबसे आगे कौन रहता है, तो इस रिपोर्ट में सबसे आगे नॉर्वे देश रहता है, जो यूरोपीय देश है, जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन ये देश मानव विकास सूचकांक में सबसे आगे रहता है। सूडान हो गया, ये सब देश सबसे पीछे है। सूडान जो देश के नाम सुनते हैं अफ्रीका में, वह पीछे रहता है एकदम। नेक्स्ट है और लास्ट आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। तो जीवन प्रत्याशा वृक्कों का साक्षरता दर होगा। और देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सकल नामांकन, और यहाँ पर कह रहा है कि लिंग अनुपात। तो देखिए यहाँ पर लिंग अनुपात नहीं होगा, सकल नामांकन है, क्योंकि यहाँ के लोगों का कितना जीरा, लेकिन लिंग अनुपात की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पर सेक्स रेशियो कितना है, इसकी चर्चा नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये बी नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो इस तरीके से हमारा पहला अर्थशास्त्र का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अर्थशास्त्र के कोई दूसरा नया टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। आपको जो भी अन्य बातें बताई गई है सभी ऑप्शन के साथ उसे नोट करने की जरूर कोशिश करेंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया आप लोग अवश्य देंगे। आपकी प्रतिक्रिया के पश्चात ही हमें पता चलेगा कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो किस हद तक आपके लिए काम कर रहा है और किस हद तक सुधार की आवश्यकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका